नमस्कार, मैं स्वरूपा। स्वागत है उत्तराखंड लाइव में। पहले हेडलाइंस। सीएम धामी ने ऋषिकेश एम्स पहुंचकर जाना मंत्री सतपाल का हालचाल। चिकित्सकों को दिए महाराज का बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट करने के निर्देश। केंद्रीय मंत्री राजनाथ का 21 मार्च को हल्द्वानी दौरा। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर करेंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित। चुनावी मुद्दों को देंगे धार। अप्रैल से शुरू होगा उत्तराखंड में एसआईआर। बीजेपी का दावा, पार्टी बीएलए तैयार। महामंत्री कुंदन ने कहा, पार्टी ने नेता करेंगे विशेष गहन पुनरीक्षण में मदद। दिल्ली में हुई उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं की बैठक। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलाज ने दिया 27 में जीत का गुरु मंत्र। भुवन ने कहा, सरकार को एकजुट ध्यान दो। सीएम धामी ने दी 5 नए मंत्रियों को बधाई। कहा, सभी अनुभवी प्रदेश के विकास में निभाएंगे अहम भूमिका। नई एसओपी के तहत कमर्शियल सिलेंडर का वितरण शुरू। खाद्य अपर आयुक्त ने दावा करते हुए कहा, उत्तराखंड में घरेलू गैस की भी कोई किल्लत नहीं। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट का हुआ विस्तार। 5 विधायकों को राज्यपाल ने दिलाई मंत्री पद की शपथ। बढ़कर 12 हुई मंत्रियों की संख्या। खबर विस्तार से। उत्तराखंड में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है और तेल कंपनियों ने जनपदवार आवंटन शुरू कर दिया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और आवश्यकता अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित होगी। राज्य में 83,054 व्यावसायिक गैस कनेक्शन हैं, जिनकी आपूर्ति 311 गैस एजेंसियों के माध्यम से की जाती है। अपर आयुक्त खाद्य में एएसपी बताया कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है और व्यावसायिक एलपीजी वितरण के लिए एएसपी जारी की गई है, जिसके तहत होटल, रेस्टोरेंट, होमस्टे, अस्पताल और फार्मास्यूटिकल इकाइयों को उनकी दैनिक जरूरत के अनुसार सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंगलवार आय तक 19 किलोग्राम की 794 और 47.5 किलोग्राम के 85 बड़े सिलेंडर जनपदवार एजेंसियों के भेजे जा चुके हैं, जिससे व्यवसायिक क्षेत्रों में राहत मिलने की संभावना है। देखिए, राज्य में घरेलू गैस की कोई भी कमी नहीं है और उसके साथ ही कमर्शियल के लिए जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके लिए भी 100% आपूर्ति के निर्देश हैं और जो किया भी जा रहा है। 2 दिन पहले ही उत्तराखंड शासन से जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं उसके वितरण के लिए एक एसओपी जारी की गई है और जिसके अंतर्गत जो बहुत ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिनको कमर्शियल सिलेंडर दिया जाना है, तो उसके लिए होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, उसके अलावा रेस्टोरेंट, ढाबे हैं और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, पेइंग गेस्ट, तो इस तरह के जितने भी सेक्टर्स थे उन सभी के लिए एसओपी जारी कर दी गई है, जिसमें 20% कम से कम सिलेंडर जारी करने के निर्देश हुए हैं। और इस वर्ष अप्रैल माह में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षणों में की प्रक्रिया शुरू की जानी है, जिसके लेकर प्रदेश के सभी राजनीतियों के दल सक्रिय हो गए हैं। इस क्रम में भाजपा ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रदेश के संगठन महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि एसआईआर को लेकर पार्टी पूरी तरह तैयार हो चुकी है, सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली है। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी VLA 2 की नेतृत्व में रिक्त स्थान थे, उन्होंने भी भर दिया गया है। अब सभी VLA 1 और VLA 2 राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कार्य करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को पुनरीक्षण प्रक्रिया के सफल बनाने के सहयोग करेंगे और पूरी प्रक्रिया की पालन सुनिश्चित करेंगे। एसआईआर को लेकर के हमारी तैयारियां पहले से चल रही है और हम समझते हैं कि हमारे इस बीच जहां किसी कारणों से हमारे VLA 2 में थोड़ी कमी आई थी, हमने उसकी रिक्तता को पूर्ति कर दी है और कुछ ही दिनों के पश्चात हम लोग अपने सारे के सारे जो है VLA 2 बना लेंगे और जो भी इसमें गाइडलाइन
राज्य चुनाव आयोग की आएगी, उसके अनुसार हम लोग और हमारे कार्यकर्ता BLA 1 हो, BLA 2 हो या हमारे अन्य कार्यकर्ता हो, उनको सहयोग प्रदान करेंगे और जो भी SIR की प्रक्रिया होगी उसका पालन करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लगातार उठाती रही है। उन्होंने बताया कि राजधानी में पिछले 17 दिनों में कई हत्याएं हो चुकी है और हाल ही में जंगल में एक महिला शव की बरामद हुआ है। इसके अलावा नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना ने स्थिति को लेकर चिंताजनक बना दिया गया है। प्रतिमा सिंह ने आरोप को लगाया है कि सरकार इन गंभीर मामलों पर गंभीरता नहीं दिखा रही है और जनता की सुरक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को जनजाति और गैर सनातनी और सनातनी आधार पर बांटने में लगी हुई है, जबकि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस ने सरकार ने कानून व्यवस्था में सुधार के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने के लिए मांग की है और प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। कांग्रेस पार्टी इस बात को शुरू से कह रही है। जिस राजधानी में आप देखिए 17 दिनों में 13 हत्याएं हो जाती हैं, जहां पे गैंग वॉर की स्थिति आप जो है क्रिएट कर देते हैं। आपने देखा अभी 3 दिन पहले पिछले 4 दिनों से ये न्यूज में आ रहा है कि आज एक महिला का शव इस जंगल में मिला, कल एक महिला का शव मिला, अभी जो है नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का जो मामला है वो सामने आ रहा है। तो बड़े शर्म की बात है और सरकार सोई हुई है। सरकार लगी है सनातनी और गैर सनातनियों को बांटने में। सरकार इस बात पे लगी है कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, श्रद्धा के नाम पर श्रेय लेने में सरकार लगी है। धामी जी को ना कानून व्यवस्था की चिंता है, ना प्रदेश के विकास की चिंता है। सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर 21 मार्च यानी कल हल्द्वानी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि रक्षा मंत्री प्रदेश सरकार से 4 वर्षों का कार्यकाल में उपलक्ष्य में एक विशाल जनसभा का संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह हरिद्वार में जनता का बड़ा समर्थन देखने को मिला है, उसी तरह माहौल का कमाऊ क्षेत्रों में भी बनाया जाएगा। महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि हल्द्वानी में यह जनसभा ऐतिहासिक साबित होगी और आगामी 2027 चुनाव के लिए पार्टी की मजबूत देगी। उन्होंने प्रदेश की जनता और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम का सफल बनाने की अपील की है। 21 मार्च को देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का उत्तराखंड की देवभूमि में आगमन हो रहा है। हल्द्वानी में प्रदेश सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और हमने तय किया है कि जिस प्रकार से हरिद्वार के अंदर बड़ी तादाद में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण खड़ा किया, इसी प्रकार का वातावरण अब कुआऊ क्षेत्र के हल्द्वानी जो द्वार है वहां से प्रारंभ होगा और ये भव्यतम जो रैली होगी, ये रैली 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी सिद्ध होगी। देहरादून में रसोई गैस की किल्लत ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को खाने के लिए बिस्किट तक का सहारा लेना पड़ रहा है। शहर में गैस की एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों देखी जा रही है, जिससे लोगों ने चिंता और असमंजस का माहौल है। मजदूरों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई मजदूरों को बिना गैस की कभी फैक्ट्री में, कभी बाहर या फिर किसी परिचितों के घर खाना खाना पड़ रहा है, जबकि कई बार उन्हें भूखे भी सोना पड़ रहा है। गैस की कमी को चलते हुए छोटे सिलेंडर भरवाने के लिए 600 से 700 रुपए तक वसूले जा रहे हैं, जिससे मजदूरों की परेशानी और बढ़ गई है। इस स्थिति में आम जनजातियों में प्रभावित कर दिया है और लोगों को जल्द समाधान करने के लिए मांग कर रहे हैं। मेरे सामने सबसे बड़ी यही दिक्कत आ रही है कि मेरे पास 8-10 दिन से गैस खत्म हो गई है। मैं इधर उधर गया भी दुकानों पे, पहली तो बात कि गैस कहीं मिली ही नहीं है। अगर एक आधी दुकान पे मिली भी है कहीं तो प्राइस उन्होंने इतना बढ़ा रखा है कि वो 400-500 रुपए किलो का रेट बता रहे हैं। दूसरे खाना में इधर उधर खाया, 2-4 दिन तो इधर उधर खाया, कभी मकान मालिक के यहाँ बनवा लिया, कभी दूध गर्म करके पी लिया, ऐसे ही सो गया। दिन दान में जो है कैंटीन से खा लिया या इधर उधर कुछ फल फूल लेकर खा लिया, ऐसे समय गुजार रहा हूँ। विकेटिशी के पूर्व अध्यक्ष अजिंद्र अजय द्वारा सोशल मीडिया पर पार्टी की नीतियों को लेकर सवाल उठाने के बाद
सियासी हलचल तेज हो गई है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड के लिए जिस दशक की कल्पना की गई थी उसके विपरीत हालात नजर आ रहे हैं और ऐसे में उन्हें राजनीति में संन्यास लेने का मन हो रहा है। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कंवर जवेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत स्तर पर किसी के पक्ष का विरोध में अभियान चलाने की बजाय पार्टी की नीतियों और विचारधारा पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी में व्यक्तिगत मुद्दे को सार्वजनिक मंच पर उठाने की परंपरा नहीं हो रही है और इस तरह मामले को निजी दायरे में हो रखा जाना चाहिए। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि पार्टी की मजबूती सामूहिक एजेंडा और संगठनात्मक एकजुटता में ही निहित है। ये इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल और केवल अपने पार्टी के कार्यों में भरोसा लगता है और व्यक्तिगत रूप से किसी के खिलाफ कैंपेन करना, किसी के समर्थन में कैंपेन करना भारतीय जनता पार्टी की तो परंपरा में हमें नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चिन्यालीश्वर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों में मुलाकात कर दिवारी खोल जोकनी और वनगांव चोपड़ा कसलाना मोटर मार्ग की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिलने पर आभार व्यक्त किया है। प्रतिनिधि मंडल ने नेतृत्व मनवीर सिंह चौहान ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के दूरस्थ गांव तक सड़क और वुलमित सुविधाओं पहुंचना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों के सक्रिय सहयोग देने की अपेक्षा जताई है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। आज चिन्यालीसौड़ विकास खंड के दूरस्थ गांव बनगांव, हाथरपट्टी, बिष्टपट्टी और दसकी पट्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भेंट करके उनके द्वारा जो हमारे बहुत लंबे समय से पूरे क्षेत्र की मांग थी रोड सड़क निर्माण को लेकर के, उस मांग को आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा पूरा किया गया है। इसके लिए पूरे प्रतिनिधिमंडल ने समस्त क्षेत्र की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद व्यक्त किया। कोचिंग संस्थानों के बढ़ते प्रभाव और बच्चों पर बढ़ते दबाव को लेकर बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यदि बच्चों को सब कुछ कोचिंग संस्थानों में ही सिखाना है तो विद्यालय की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं। उनके अनुसार स्कूल केवल पढ़ाई का माध्यम नहीं बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास, जीवन कौशल, सामाजिक व्यवहार और संस्कार देने का केंद्र होते हैं। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों में केवल रंटन शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है जिससे बच्चों का समग्र विकास प्रभावित हो रहा है। बच्चों पर स्कूल, कोचिंग और होमवर्क का इतना दबाव है कि उन्हें खेलने और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर नहीं मिल रहा है। गीता खन्ना ने यह भी कहा है कि कोचिंग संस्थानों पर कोई नियामक व्यवस्था नहीं है और कई संस्थानों पर विज्ञापन का जरिए अभिभावकों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा और सुविधाओं के कमी को भी बड़ा मुद्दों के बताते हुए नियामक की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। मेरे हिसाब से तो कोचिंग इंस्टीट्यूट होना ही नहीं चाहिए। जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही बच्चे ने सब सीखना है अगर, तो विद्यालय किस लिए है? और जब हम विद्यालय की संरचना की बात करते हैं तो वहाँ पे शिक्षा के साथ साथ हम अपने जीवन कौशल भी सिखाने की बात करते हैं। खेल कूद होता है, लाइब्रेरी होती है, सहपाठियों से मिलने जुलने का समय होता है, परिवार एक दूसरे से जानते हैं, बच्चे स्पोर्ट्स में या टीम बना के पार्टिसिपेट करते हैं तो एक टीम वर्क की भी उनको आदत पड़ती है। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या है? अब पहले एक हुआ कि साहब 1-to-1 सवाल जवाब पूछना है ना, मैं क्लास में क्योंकि भीड़ होने लगी तो ये हुआ कि भाई हम एक सवाल कहाँ पूछे। लेकिन अगर विद्यालय में एक कक्षा में 50 बच्चे बैठे हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में 100-200 बैठे हैं और वो वैसा ही रटा रटाया सिलेबस कराए जा रहे हैं और एडवर्टीजमेंट कर करके बता रहे हैं कि साहब बस आपने मेरे कोचिंग में भेजा तो आपका बच्चा डॉक्टर बन के ही निकलेगा या IITian बन के ही निकलेगा या फौज में कैप्टन तो क्या सीधा कर्नल ही बन जाएगा शायद। देहरादून में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और लक्ष्य के गांव तत्वावधान में विरासत कला उत्सव का आयोजन किया गया है।
कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहली बार एक ही मंच पर देश के विभिन्न राज्यों के कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय का आभार जताते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन नव युवा कलाकारों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करते हुए और विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृति को बढ़ावा देते हुए कार्यक्रम में शामिल अन्य राज्यों में आए कलाकार ने भी आयोजन की समारोह की और कहा कि जैसे ऐसे उत्सव क्षेत्रीय लोक संस्कृति, नृत्य और कला को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फाग हमें आज हमने फाग को दर्शाया है। जैसे हमारा फाग है हरियाणा में, फाग को ना बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे देवर भाभी का जो है ये जो फाग का है ना, तो फाग को आज हमने दर्शाया है हमारे बच्चों के साथ, मतलब ग्रुप के साथ आकर के। मुझे लगता है कि देश के सभी राज्य यहाँ पर सरकारी गैर सरकारी सभी प्रकार के हो रहे हैं। जैसे अभी गुजरात के लोग आए थे, वो सरकारी उस पर आए हैं। महाराष्ट्र के लोग आए थे, अभी तमिलनाडु, तेलुगु, केरल के लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के तो वो करके गए हैं। और रेगुलर अब पूरा देश के लोग इसको अपना गंतव्य, ऐसा गंतव्य बना चुके हैं। एएसपी देहरादून के नेतृत्व में टून पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का सफल खुलासा किया है। प्रशासन में क्षेत्र में अज्ञाता महिला शव मिलने के मामले में पुलिस ने मृतका पहले पति को गिरफ्तार किया है। एएसपी प्रमेंद्र डोवाल ने बताया कि पुलिस ने घटना से सभी कड़ियों को जोड़ते हुए आरोपी तक पहुंच बनाई। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने महिला का हत्या कर शव को कट्टे में बंद कर माडवाला जंगल में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस स्वयंवादी बनी और लगातार जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई में अज्ञात महिला को न्याय दिलाने का सफलता मिली है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मांडूवाला में बाला सुंदरी मंदिर के पास में एक महिला का अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसमें उसकी शनाख्त किसी प्रकार से नहीं की जा रही थी। इसलिए पुलिस के द्वारा आगे आके चौकी इंचार्ज द्वारा हत्या का मुकदमा 103 BNS एक्ट में कायम कराया गया था। उसके बाद से हमारी टीमें लगातार इस हत्या के खुलासे के लिए लगी थी, जिसमें 8 विभिन्न टीमें करीब 5000 से ज़्यादा वेरिफिकेशन के बाद 19 तारीख को एक महत्वपूर्ण सफलता हमें इसमें हाथ लगी थी, जिसमें इसके हस्बैंड को, जो इसका पति है रंजीत शर्मा, उसको इसकी हत्या के लिए पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया। उसके द्वारा जब पूछताछ में पता लगा तो इस एक महिला का नाम रूपा है, जो पूर्व में इसकी पत्नी रही है और पिछले कुछ समय से यहाँ पर मांडूवाला क्षेत्र में आके इसके साथ रह रही थी। और उसके बाद आपसी वाद विवाद के बाद इसकी हत्या करना और हत्या के बाद इसको बाला सुंदरी मंदिर के पास में कट्टे में रखना। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के तहत जनपद में LPG गैस की सुचारू आपूर्ति और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की क्यूरेटी टीम लगातार सक्रिय है। इसी क्रम में नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह और उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरी द्वारा विभिन्न गैस एजेंसियों के निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान गैस आपूर्ति, वितरण के और स्टॉक की स्थिति का जायजा लिया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य आम जनता के बिना किसी परेशानी के समय पर गैस को उपलब्ध कराना है। देखिए, वर्तमान में जैसे कि गैस की समस्या को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया है और डीएम साहब द्वारा भी इसमें समय समय पर समीक्षा बैठकों में निर्देशित किया है कि जितने भी हमारी गैस एजेंसियां हैं उसमें जो उपभोक्ता हैं उनको होम डिलीवरी के माध्यम से ही हम लोग गैसों का वितरण कराएं। किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी या कोई ऐसी घटना संज्ञान में आने पर हम लोग की जो टीम्स गठित की गई क्यूआरटी, उनके माध्यम से भी हम लोग वहाँ पर निरीक्षण करा रहे हैं। वर्तमान में जो दिख रहा है कि लोगों को होम डिलीवरी के माध्यम से ही गैसों की आपूर्ति की जा रही है। एजेंसीज को निर्देशित किया गया है कि गोदाम से न दिया जाए। टीमें हमारी औचक निरीक्षण भी कर रही हैं, लगातार इस पर परीक्षण भी किया जाए। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है और सभी दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच में भू कानून एवं मूल निवास संघर्ष समिति के सदस्य
मोहित डिमरी ने विपक्षी एकजुटता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा इस समय मजबूत पार्टी है और उसके कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर सक्रिय है। ऐसे में विपक्ष एकजुट होकर सरकार को टक्कर देनी चाहिए। मोहित डिमरी ने यह भी कहा है कि यूकेडी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था और पार्टी ने यह भी कहा कि नेता उन्हें वापस आने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में मुद्दे के जैसे वो कानून, मूल निवास, कानून व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष सरकार ने की घेरना चाहिए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि यूकेडी उनका वापस लेकर निर्णय होने पर सभी को अवगत कराया जाएगा। अभी लगातार जिस तरह से प्रदेश में आप देख रहे होंगे, लगातार तमाम ऐसे ज्वलंत सवाल हैं, उसको लेकर जो हमारा संघर्ष है वो सड़कों पर अभी भी जारी है। और जहां तक सवाल है यूकेडी ज्वाइन करने का, लगातार यूकेडी के तमाम जो हमारे साथी वहाँ पर हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं कि आप पार्टी ज्वाइन करिए। हालांकि उनका ये भी कहना है कि आप अभी भी हमारी पार्टी में ही हैं और आपका जो इस्तीफा है वो स्वीकार हमने अभी नहीं किया है। तो मेरा ये मानना है कि ये सारे सवाल भविष्य के लिए हमने अभी छोड़े हुए हैं और जब भी हम पार्टी ज्वाइन करेंगे तो उसकी खबर आप तक पहुँच जाएगी। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने नेतृत्व के प्रदेश में जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक में प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों के जनहित में जुड़े विषय पर संगठन को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कोपड़ी ने बताया कि बैठक में लिए गए हैं निर्णय प्रदेश के हित में प्रभावी साबित होंगे। उन्होंने कहा है कि आगामी समय में कांग्रेस द्वारा कई कार्यक्रम का नय किया जा रहा है, जिनमें नेताओं का अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इन कार्यक्रमों में माध्यम से पार्टी जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों को मजबूत से उठाएगी और विपक्ष की भूमिका को और प्रभावी बनाएगी। दिल्ली में कल कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें सीनियर लीडर्स को बुलाया गया और आगे के रोड मैप पर चर्चा की गई और लंबी 3 घंटे की करीब बैठक चली और कैसे कैसे कार्यक्रम होंगे, किस व्यक्ति की कहाँ महत्वता है, कौन किस एरिया में जाएगा, प्रथम चरण की तैयारी कैसे होगी, फिर सेकंड फेज में क्या करेंगे, थर्ड फेज में क्या करेंगे, इन सब पर चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित ही जो है कि हम सब लोग जिसको जो कार्यभार सौंपा उस पर काम करेंगे। प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 21 मार्च को हल्द्वानी में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि इस अवसर पर एक विशाल जनसभा के आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे हैं और उम्मीद है कि उन्होंने कहा कि हरिद्वार की तरह की कुमाऊं क्षेत्र में भी भाजपा के पक्ष में सकारात्मक माहौल बना रहेगा। महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि हल्द्वानी की जनसभा एजेंसियों ऐतिहासिक होगी और 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की नई ऊर्जा देगी। उन्होंने जनता की अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। 21 मार्च को देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का उत्तराखंड की देवभूमि में आगमन हो रहा है। हल्द्वानी में प्रदेश सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और हमने तय किया है कि जिस प्रकार से हरिद्वार के अंदर बड़ी तादाद में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण खड़ा किया, इसी प्रकार का वातावरण अब कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी जो द्वार है वहां से प्रारंभ होगा और ये भव्यतम जो रैली होगी, ये रैली 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी सिद्ध होगी। एसडीएम अवधेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में वीआरओ और एनएच ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे से जुड़े अधिकारियों को साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित किया गया है। बैठक में जनपद में अंतर्गत सड़क और डेंजर जोन मलबा पड़े स्थानों पर सुरक्षा उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई है। आपदा प्रबंधन द्वारा चिन्हित स्थलों की सूची के आधारों पर ओपीडी और लेकर छाम सेंसु तक संवेदनशील छात्रों में समीक्षा की गई है। एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा में कार्यों को प्राथमिकता और आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले अब कम समय बचा है, इसलिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य तेज करें।
साथ ही डंपिंग जोन और अन्य समारोह में और सड़कों पर ध्यान दें। बीआरओ की बैठक में निर्देश दिया गया कि जो भी NH-34 है, जिसे पुराना 94 कहा जाता था, उसमें नरेंद्र नगर के बाद, बल्कि कहा जाए तो भद्रकाली मंदिर से लेकर के पूरा जो जाता है NH-34, उसमें जगह जगह जो है मलबा भरा हुआ है। तो सड़क के किनारे कई स्थानों पर मलबा है, जिसे हटाने के तत्काल निर्देश दिए गए हैं। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इसे हटा देंगे। ये अगर NH-34 की बात करें तो जो बीआरओ को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया वो यही किया गया कि जहां जहां पुस्ते टूटे हुए हैं, रोड पूरा क्लियर करें, मलबा पड़ा हुआ है, रोड को क्लियर करें, पुस्ते लगाएं। चारधाम यात्रा की तैयारियों के बीच विकटश्री अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बयान दिए है कि उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। उन्होंने कहा कि जिनकी आस्था सनातन में नहीं है उन्हें धामों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, और जहां तक कि गैर सनातनियों को सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, वो किस तरह से परिचित होंगे, यह जानने के लिए 19 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ यात्रा शुरू होनी है और लाखों श्रद्धालुओं में पंजीकरण भी करा लिया है। ऐसे में इस बयान को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सर्टिफिकेट कौन देगा और किस आधार पर श्रद्धालुओं की पहचान होगी। इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस दोनों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। जहां भाजपा संतुलित रुख अपना रही है तो कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। वही तीर्थ पुरोहितों की ओर से भी इस पर अलग राय सामने आई है। इस बयान का असर चारधाम यात्रा से जुड़े रोजगार के प्रदेश के सौहार्दपूर्ण माहौल पर भी पड़ सकता है। मैंने कहा है कि जिनको सनातन धर्म का स्वरूप बड़ा विराट है और सनातन धर्म को पूरी दुनिया में लोग अनुयायी हैं, उनकी पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, जिनकी बाबा केदार के प्रति आस्था है, जिनकी भगवान बद्रीनाथ के प्रति आस्था है, उन सबका हम स्वागत करते हैं। वो सब सनातनी है। देखिए, क्योंकि बद्री विशाल जी का मंदिर हो, केदारनाथ जी का मंदिर हो, ये एक हिंदुओं का पवित्र स्थल है और सदियों से यहाँ पर अनेक तीर्थयात्री आते हैं, दर्शन करते हैं और अपने जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जाते हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए एक श्रद्धा का केंद्र है, आस्था का केंद्र है और हम समझते हैं कि यहाँ पर जो भी आए सहृदय आए, कोई किसी छल प्रपंच से नहीं आए। देखिए, अब पक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है, ये राजनीतिक विषय है, उस पर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं धार्मिक पंचायत का व्यक्ति हूं या बद्रीनाथ की धार्मिक व्यवस्था से जुड़े हुए हम लोग हैं और पैतृक रूप से जुड़े हुए हैं। तो जहां तक गैर सनातनियों वाला विषय है कि मंदिर में प्रवेश नहीं होगा, हमने पहले भी इस विषय का या इस प्रकार के कदम का स्वागत किया था, स्वागत योग्य कदम है। उत्तराखंड में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर को वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए जारी एएसपी लागू होने के बाद नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है। तेल कंपनियों और जनपदवार आवंटन के तहत गैस एजेंसियों को सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। इस व्यवस्था के तहत एजेंसियों के उनके कनेक्शन की संख्या के अनुसार गैस दी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बेहतर होगी। राज्य में वर्तमान 63,000 से अधिक व्यावसायिक गैस कनेक्शन हैं, जिनकी आपूर्ति 311 एजेंसियों के माध्यम से की जा रही है। अपर आयुक्त खाद्य में PS पंगाती बताया कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है और नई व्यवस्था से होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल सहित अन्य संस्थानों को उनकी जरूरत के अनुसार गैस को मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि मंगलवार तक 19 किलोग्राम के 794 और 47.5 किलोग्राम के 85 सिलेंडर एजेंसियों के भेजे जा चुके हैं, जिससे व्यवसायिक क्षेत्रों में राहत मिलने का उम्मीद है। देखिए, राज्य में घरेलू गैस की कोई भी कमी नहीं है और उसके साथ ही कमर्शियल के लिए जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए भी 100% आपूर्ति के निर्देश हैं और जो किया भी जा रहा है। 2 दिन पहले ही उत्तराखंड शासन से जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं उसके वितरण के लिए एक SOP जारी की गई है और जिसके अंतर्गत जो बहुत ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिनको कमर्शियल सिलेंडर दिया जाना है, तो उसके लिए होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, उसके अलावा रेस्टोरेंट, ढाबे हैं और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, पेइंग गेस्ट, तो इस तरह के जितने भी सेक्टर्स थे उन सभी के लिए SOP जारी कर दी गई है, जिसमें 20% कम से कम सिलेंडर जारी करने के निर्देश हुए हैं। और
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को एम्स ऋषिकेश पहुंचकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के स्वास्थ्य का हालचाल जाना है। इस दौरान उन्हें चिकित्सकों को उनके स्वास्थ्य को विस्तृत जानकारी ली है और उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दी है कि सतपाल महाराज के उपचार की किसी भी प्रकार की भी कमी न रखी जाएगी और उन्हें बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि सरकार मंत्री स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है और लगातार निगरानी बनाई हुई है। हल्द्वानी ने क्षेत्र में रामपुर रोड तक एक युवती का पीछा कर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिया है। बुलेट बाइक पर सवार दो युवक लगातार युवती का पीछा करते हुए उस पर असुमनीय करते रहे हैं और बताया जा रहा है कि युवती अपने भाई के साथ बाइक पर थी और दोनों में डर के बीच चिल्लाकर खुद को बचाने की कोशिश की है। घटना के वीडियो सामने आने के बाद मामला तेजी से वायरल हुआ है और पुलिस हरकत में आई। एएसपी सिटी मनोज कस्ताल ने बताया कि सोशल मीडिया में माध्यम से वीडियो संज्ञान में आने के बाद तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आरोपियों को पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है और सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये एक सोशल मीडिया के माध्यम से ही एक वीडियो हमारे संज्ञान में आया था, जिसके आधार पे एक जो महिला और एक पुरुष के पीछे पीछे एक बाइक पे दो लोग हैं, जिनके द्वारा उनको छेड़ा जा रहा है, मतलब उस पर कमेंट्स किए जा रहे हैं और उनको उन्होंने पुश भी किया है उसमें। और बाकी जो पूरा वीडियो है उसको हम लोग ने देख के उसमें सुसंगत धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और वो दोनों जो एक्यूज्ड है वो उनकी जो है वेरिफिकेशन उनका वो हमने वेरीफाई कर लिया है। अभी फिलहाल उनको हम पूछताछ उनसे कर रहे हैं और इसमें जो भी कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई होगी वो करेंगे और इस प्रकार की घटना जो है उसके लिए मैसेज भी है कि कतई बर्दाश्त नहीं कर जाएंगे, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये थी आज की बड़ी खबरें। फिर मिलते हैं एक नई बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।